रात के समय रज्जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको अचानक से खांसी आती है। ये अचानक क्या हो गया मुझे? रज्जो अब खांसते हुए अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर सीधा पंखे पर जाती है। माँ बाबा, गुड्डा पंखे पर है। रज्जो के चिल्लाने पर भी कोई भी उसके कमरे में नहीं आता। वो उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती। रज्जो पसीने से पूरी तरह से तरबतर हो जाती है। अरे सब कहाँ गए? आखिर मेरी आवाज कोई सुन क्यों नहीं रहा है? माँ बाबा, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? छोड़ दे मुझे। रज्जो की बात सुनकर वो गुड्डा हंसते हुए उस पंखे से कूदकर सीधा रज्जो के चेहरे पर आ गिरता है। रज्जो अपने दोनों हाथों से उस गुड्डे को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करती है, पर वो गुड्डा उसके चेहरे को नहीं छोड़ता। अम्मा, अम्मा बचाओ, बचाओ। रज्जो जैसे तैसे अब उस गुड्डे को खुद के चेहरे से खींचकर हटाती है और दरवाजे की ओर भागती है। माँ बाबा, जल्दी उठो, नहीं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे कौन नहीं छोड़ेगा? और इतनी रात में काहे परेशान करने आई हो? तुमको नींद नहीं आ रही है का? अरे भाग्यवान, चुप कर जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हमारी बिटिया कितनी घबराई हुई है। रज्जो, रज्जो बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? काहे इतनी डरी हुई हो? बाबा, बाबा वो गुड्डे में भूत है। अब इसने हमें मारने की कोशिश की थी। का बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे उसमें जान नहीं है और वो तुमको मारेगा। मारने के लिए जान होना चाहिए। हाँ रज्जो बिटिया, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। भला ऊ गुड्डा किसी को कैसे मार सकत है? तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी सामने से वो गुड्डा अपने दोनों पैरों पर चलते हुए गुलशन के कमरे में आता है। गुलशन, झुमरी और रज्जो तीनों डरते हुए अपने घर से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। वो कुछ ही दूरी पर भागे थे कि तभी उनकी टक्कर बाहर टहल रहे हर्ष और मनोज से हो जाती है। अरे सरपंच जी, इतनी रात गए आप तीनों काहे भाग रहे हैं? कौन चोरी चकारी की है का जो अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं आप? अरे चुप कर, हम कोई चोरी चकारी नहीं किए हैं, बल्कि हम तो अपनी जान बचाने के खातिर भाग रहे हैं ही उम्र में। जान बचाने के लिए? पर क्यों सरपंच जी? कौन आपकी जान के पीछे पड़ा है? ऊ गुड्डा। क्या गुड्डा? गुड्डा? हाँ हर्ष, गुड्डा। इतना बोलकर रज्जो हर्ष और मनोज को सारी बात बता देती है। ये कैसे हो सकता है? कोई टेडी भूतिया भला कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता है? वो आईना बरेली का नाम नहीं सुने हो का? हर्ष बिटवा, तुम मानो या ना मानो, पर सच तो यही है जो हम तुमको बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है झुमरी काकी। रात के 10 बज रहे हैं। जरूर आप लोगों ने कोई सपना देख लिया होगा। और सरपंच जी, इस तरह से भागना आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए आप घर। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई। अगर हम वहाँ गए तो वो हमको मार देगा। अच्छा अच्छा, शांत हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस गुड्डे में भूत है तो चलिए, मैं और मनोज भी आपके साथ आपके घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं। इतना कहकर अब हर्ष और मनोज गुलशन के घर जाते हैं और सारे घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वो गुड्डा कहीं नहीं दिखता। कहाँ है गुड्डा? बताओ जरा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो गुड्डा तो यही था। भला वो मेरे घर से गायब कैसे हो सकता है? रज्जो हो ना हो, लेकिन ये आप लोगों का वहम ही होगा। चलो अब सो जाओ, रात हो गई है। हम भी अपने घर पहुंचते हैं। हर्ष और मनोज अब गुलशन के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर गुलशन के घर के बाहर एक कोने में पड़े गुड्डे पर जाती है। उसको देखकर मनोज हर्ष को रोकता है। हर्ष भैया, उधर तो देखो, कहीं ये लोग उसी गुड्डा का बात तो नहीं कर रहे थे? देखो तो कितना प्यारा गुड्डा है। बताओ, इतना प्यारा गुड्डा से ये लोग डर गए। हर्ष भैया, आप कहे तो हम ले जाइए गुड्डा। नहीं, क्या पता किसी बच्चे का ही हो। एक काम करता हूँ, काली को दे आता हूँ। वो कल पंचायत ऑफिस जाएगी तो वहाँ जमा करवा देगी। इसी बहाने मैं काली से मिल भी लूंगा। हर्ष काली के घर गुड्डा देने जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से दुर्गा आवाज देती है। हर्ष बेटा, इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? वो आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। आपके ही घर आ रहा था। अरे ये गुड्डा देना था, ये आप काली को दे देना
इसको पंचायत ऑफिस में जमा करवा देगी। हर्ष घबराकर दुर्गा को गुड्डा देकर वहाँ से चला जाता है और मनोज के साथ फिर से टहलने लगता है। भैया आज आप हमारे ही घर रुक जाइए। कहा है ना रोज सुबह आपको पंचायत ऑफिस या स्कूल तो आना ही होता है, फिर काहे मंगाई में पेट्रोल फूकना। दोनों बातें कर रहे थे। वहीं दुर्गा उस गुड्डे को लेकर घर आती है और काली घर में सो रही थी। काली का निशान दुर्गा के गुड्डे के साथ घर में कदम रखते ही चमकता है, पर काली को इस बार ये आभास नहीं होता। काली सो रही थी। करवट लेने पर वो देखती है कि दुर्गा तो कहीं नहीं थी, बस दुर्गा के रोने की सिसकियों की आवाज आ रही थी। माँ कहाँ हो आप? काली आसपास देखती है तो उसको दुर्गा कहीं नहीं दिखती। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है। माँ 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 माँ, ये सब अब हवा में कैसे माँ? काली बाहर आती है तो देखती है कि दुर्गा सड़क पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। रात के समय रोने की आवाज सुनकर सभी लोग डरते हुए बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर काली अपने मन में कहती है, अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूँ? हाय दैया, दुर्गा बहन कौन चल बसा जो इतनी बुरी तरह रो रही हो? काली बिटिया, आखिर बात क्या है? काली सभी की बातों को नजरअंदाज करती हुई दुर्गा के पास जाती है, लेकिन तभी दुर्गा अचानक खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें चमकती हैं, जिसे देखकर काली के साथ साथ गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। मदद कर दो मेरी, मुक्ति दे दो मेरी आत्मा को। दुर्गा की ये आवाज सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी भाग्या अपने कान खुजाती हुई कहती है, अरे मोरी मैया, जे का सुन लियो हमने। एक करिया दुर्गा बहन की आवाज मर्दाना काहे सुनाई दे रही है हमको। अम्मा, मुझे तो लगता है कि यही दुल्दा अंती असली आवाज है। चुप करने ठल्ले, यहाँ लोग हैरान हैं और तू बकबक करके परेशान करत है। कौन हो तुम? मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलो। मैं सज्जन हूँ। अपनी बात कहने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के शरीर का सहारा लिया है। देखो तुम जो भी हो, मेरी माँ के शरीर से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। काली शांत हो जाओ। हाँ काली बेटी, शांत हो जाओ। दुर्गा बहन का शरीर उसके कब्जे में है, हमको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। काली अपने गुस्से पर काबू पाती है, जिसके बाद दुर्गा के शरीर में समाया सज्जन सभी को अपनी आप बीती सुनाता है। किशनगढ़ और सोमगढ़ से कुछ मील की दूरी पर एक खिलौनों की फैक्ट्री थी, जिसके मालिक सज्जन और दुर्जन नाम के दो भाई थे। फैक्ट्री में कई मजदूर काम किया करते थे। एक रोज की बात है, दुर्जन फोन पर बात करते हुए किसी से बोल रहा था। कल शाम को हवन हो जाना चाहिए। कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो कि दुर्जन से बुरा कोई भी नहीं है। अगले दिन सज्जन फैक्ट्री में खिलौनों के बक्सों का हिसाब कर रहा था। तभी अचानक उसके पास रखे डब्बों से धुआं निकलने लगता है और धुएं के कारण वो खांसना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है और धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही है। आग? अरे अरे आग ये कैसे लग गई? कोई आग बुझाओ, हमारी सालों की मेहनत। अरे अरे ये गुड्डे खिलौने झुलस जाएंगे इस आग में, बचाओ बचाओ कोई। सज्जन खांसते हुए फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है और वो दरवाजा पीटते पीटते थक जाता है। बचाओ 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 कोई, मैं मरना नहीं चाहता। धुएं के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसके ऊपर फैक्ट्री का एक खंभा आकर गिर जाता है। कुछ ही देर में आग बुझाने वाली गाड़ी फैक्ट्री के बाहर आ जाती है और आसपास के लोगों का वहां जमघट लग जाता है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फैक्ट्री की आग पर काबू पाया जाता है। कुछ घंटों के बाद जब सब कुछ राख हो चुका था, तो मजदूरों के परिवारों के लोग चीख पुकार रहे थे और बस फैक्ट्री के मालिक दुर्जन को फैक्ट्री के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। तभी दुर्जन आंखों में आंसू लिए फैक्ट्री में जाता है और दरवाजे के पास ही अपने भाई की लाश को देखकर सुन रह जाता है। सज्जन, सज्जन, मेरे भाई, उठना भाई, उठना। ये सब क्या हो गया? सज्जन, मेरे भाई, तेरे बिना मैं क्या करूंगा? मेरे भाई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिरकार हवन संपन्न हो ही गया सज्जन मेरे भाई।
ना 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 ना, तू तो अब मर चुका है ना मेरे भाई, तो मैं तुझे स्वर्गवासी भाई सज्जन बोलूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से तेरी आहुति दे दी मेरे भाई। अब बीमा कंपनी से इस फैक्ट्री के बदले और तेरे जीवन बीमा के बदले जो भी पैसा आएगा वो सब मेरा होगा मेरे भाई। उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। मेरी आत्मा उस गुड्डे में आ गई। मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों को न जाने कितनी ठोकरें लगी। मैंने सभी से मदद मांगने की कोशिश की पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिलेगी। हाँ, आपका भाई खुद चलकर आप तक आएगा, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। दुर्गा आंटी बीमार रहती है तो वो पहले ही बहुत कमजोर है, इसलिए आप उनके शरीर को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर में प्रवेश कर लीजिए। पर हर्ष काली को शांत करवाता है और हर्ष की बात सुनकर दुर्गा के अंदर सज्जन की आत्मा दुर्गा का शरीर छोड़ देती है और हर्ष के अंदर प्रवेश कर जाती है। जिसके बाद हर्ष दुर्जन को फोन करता है। अबे कौन है बे तू जो इतने रात को परेशान कर रहा है फोन करके? मैं हर्ष मल्होत्रा बात कर रहा हूँ, जिंदगी के बाद भी बीमा कंपनी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बीमा एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। बस कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है जिन्हें आपको मेरे घर आके पूरा करना होगा। तो क्या है ना कि मैं वर्क फ्रॉम होम पर हूँ, इसलिए आपको मेरे घर आना ही होगा। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टाइम बताइए, आप कब आना है मुझे? कल सुबह 8 बजे आप मेरे घर आ जाना। कल सुबह 8 बजे आपका भाई आपके सामने होगा। अगली सुबह बिना किसी देरी के दुर्जन किशनगढ़ में हर्ष के घर जाता है, जहां काली, हर्ष और हर्ष के अंदर सज्जन की आत्मा मौजूद थी। जी, आप कौन? अरे मैं ही तो दुर्जन हूँ जिसको आपने ही बुलाया था। वो एप्लीकेशन बीमा का अप्रूव हो गया था। दुर्जन की बात सुनकर हर्ष मुस्कुराता है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुर्सी लगाता हूँ। काली, दुर्जन जी आए हैं, जरा चाय पानी तो ले आओ। वैसे दुर्जन जी, अपने भाई से सब कुछ छीनकर आपको कैसा लग रहा है? आपको सुकून की नींद तो आ रही है ना? हर्ष के मुंह से ऐसी बात सुनकर दुर्जन के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम से खड़ा हो जाता है। ये आप क्या बोले जा रहे हो? भला मैं अपने भाई को मार के उसका सब कुछ क्यों छीनूंगा? और आप ये फालतू की बातें मुझसे मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे जाना है। ऐसे कैसे जाने तू भैया? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये थप्पड़ मुझे मेरे भाई सज्जन ने मारा हो? ए लड़के, तूने मुझे मारा क्यों? मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मुझसे ही पूछ रहा है कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ? अब समझ आया कि मैंने तुझे क्यों मारा? मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे छोड़ दो मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मुझे। मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली? और माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। तूने एक बीवी से उसका पति, बच्चों से उसका बाप छीना है। इसकी सजा तो तू भुगतेगा ना। वो तुम्हारा भाई था, तुमने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। उस आत्मा को देखकर दुर्जन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा उसको भागने नहीं देती और वो अपने दोनों हाथों को घुमाता है और एक आग का गोला प्रकट करता है। दुर्जन को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर काली हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया? तुम तो बस उसे। मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा, लेकिन जीवन बीमा का पैसा मेरे परिवार को दुर्जन की मौत के बाद ही मिलेगा। मुझे डर था कि कहीं ये बताने पर तुम मेरी मदद करने से पीछे हट जाओगी। अच्छा, तो इस झलकी का ये मतलब था। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।